नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। उत्तराखंड में बच्चों में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने अब चिंताएं और ज्यादा बढ़ा दी हैं। मई महीना जहां मौतों के लिहाज से खतरनाक साबित हो रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में 15 दिनों में लगभग 1700 बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। अभी तक राज्य में करीब 15,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर भी बच्चों के लिए खतरनाक साबित हुई उत्तराखंड के अंदर। इसको देखते हुए उत्तराखंड में डीआरडीओ के बनाए जा रहे 2 अस्पतालों में 25-25 बच्चों के लिए आईसीयू बनाए जा रहे हैं। साथ ही जिले के अस्पतालों में भी बच्चों के लिए आईसीयू बेड और वार्ड बनाए जा रहे हैं। तीसरी लहर को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत का कहना है कि सरकार तीसरी लहर को लेकर पूरी तरह से तैयार है। सीएम का यह भी कहना है कि कोरोना ग्रस्त मरीजों के बच्चों और परिजनों के लिए अस्पताल के आसपास के होटल और संस्थानों में उनके ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि दूसरी लहर में जिस तरीके से लोगों को ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकने पर मजबूर होना पड़ा, क्या तीसरी लहर में भी देश की यही स्थिति होगी? क्या तीसरी लहर से लड़ने के लिए सिस्टम पूरी तरह से तैयार है? प्रशासन के पास बच्चों में संक्रमण को रोकने के लिए क्या तैयारी है? क्या तीसरी लहर में प्रशासन की तरफ से अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त होगी? सिस्टम के जो बड़े बड़े दावे दूसरी लहर में पूरी तरह से फेल हो गए, क्या तीसरी लहर में वो खरे उतरेंगे? तीसरी लहर में सिस्टम के जो दावे थे वो धरातल पर चकनाचूर हो चुके हैं। ये आशंका तो जताई गई है कि भाई थर्ड फेज़ आएगा और उसमें बच्चों का संक्रमण होने का चांसेस ज़्यादा है। तो हम लोग हमारे सारे जिले और इवन सीएससी लेवल तक हम लोगों ने ये कर दिया है। हमारे जिले हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, इवन डीआरडीओ द्वारा हमारा 500 बेड के एक ऋषिकेश में और हल्द्वानी में 500 बेड का ही हॉस्पिटल तैयार हो रहा है, ऑलमोस्ट तैयार हो भी जाएगा 21 तारीख में। तो उसमें हमारे नर्सरी जो लाइक आईसीयूज़ हैं, जैसे एडल्ट आईसीयूज़ होते हैं वैसे बच्चों के आईसीयूज़ होते हैं। दोनों में 25-25 बेड आईसीयू बच्चों के रखे गए हैं। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी हम लोगों को एक पीडियाट्रिक वार्ड को पूरा वेल इक्विप्ड, और वहाँ भी हम लोगों ने 2-2, 3-3 या 4-4 कैपेसिटी के हिसाब से और बेड के हिसाब से हम लोगों ने बच्चों का इंटेंसिव केयर यूनिट भी तैयार करने का पूरी तैयारी हो रही है। और वैसे ही सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हो रहा है, वैसे ही हमारी सीएससी लेवल पे भी है कि भाई यदि एकदम से ब्लॉक लेवल पे बच्चा आ जाता है तो वहाँ पर इसको ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट वहाँ दे दिया जाए। और मेडिकल कॉलेजेस में सबको ये इंस्ट्रक्शन चले गए हैं कि वो अपने अपने बच्चों के जो वार्ड्स हैं उसको वेल इक्विप्ड हो जाएँ, वहाँ की इंटेंसिव केयर यूनिट जो बच्चों की है वो पूरी तैयारी है। तो वे मतलब हम लोग पूरी उस पर तैयारी कर रहे हैं। जो तीसरा वेव आएगा, थर्ड वेव होगा, उसके लिए अभी से हमारी पूर्ण तैयारियां हैं। और मैं कह सकता हूं कि उस समय हमारे पास पूर्ण तरह तैयारी और हम लोग अपने आप में सक्षम होंगे। साथ में ही हॉस्पिटल के अगल बगल कोई संस्थान और होटल्स, ये हमने कह दिया डीएमओ को, और मैंने सीधा सीधा कहा कि उसकी तैयारी भी आप अभी से रख लें। कहीं ज़रूरत पड़ेगी बच्चों को रखने की, साथ में उनके गार्जियंस होंगे, उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये अभी से निर्देशित मैंने कर दिया है। कोरोना की पहली लहर में अधिकांश लोग जो उसकी चपेट में आए वो ज्यादा उम्र वाले लोग थे, बुजुर्ग लोग थे। अधेड़ लोग भी आए, लेकिन पहली लहर में ज्यादातर हमला कोरोना ने अधेड़ उम्र वालों को किया। दूसरी लहर में अधेड़ उम्र वाले भी और बुजुर्ग भी दोनों बड़ी तादाद में इसकी चपेट में आए और बहुत मारक ये सिद्ध हुआ, बड़े पैमाने पर लोगों की मौत इससे हुई। अब तीसरी लहर के बारे में बता रहे हैं कि 10 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर यह हमला करेगा। सब लोगों को सावधान रहना है, बच्चे संक्रमित ना हो इसके लिए बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, प्रोटोकॉल फॉलो करने की आवश्यकता है। सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के, मास्क से लेकर के, सैनिटाइजेशन से लेकर के जितनी एहतियात बरती जा सकती है हमको एहतियात बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बच्चे प्रभावित हो गए तो बहुत बड़ा नुकसान पूरे समाज का और देश का होगा। इसलिए
तीसरी लहर से बचने के लिए पहले ही सरकारों को भी तैयारी करनी है और समाज को, सोसाइटी। तीसरी लहर की तैयारी उत्तराखंड सरकार ने पूरी कर ली है। उत्तराखंड के सीएम का ये दावा है, लेकिन सवाल ये उठता कि दूसरी लहर में फिर जो स्वास्थ्य सेवाएं कैसी लहरा गई। दूसरी लहर में 5,000 से ज़्यादा बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए, उनको इलाज नहीं मिल पा रहे हैं। उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में हाल बेहाल है। कोरोना से हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन उत्तराखंड की सरकार ने अभी तक कोई सबक नहीं लिया। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें उत्तराखंड के अंदर हो रही हैं। 5,000 बच्चे एक छोटे से राज्य में कोरोना की चपेट में आना बहुत बड़ी बात है। दूसरी लहर में इतने बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए। तीसरी लहर जो माना जा रहा है कि छोटे बच्चों के लिए काफ़ी घातक होगी। उत्तराखंड की सरकार का कहना है कि हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं, लेकिन दूसरी लहर में जो बच्चे प्रभावित हुए उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। उससे साफ जाहिर होता है कि सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, धरातल पर काम कुछ नहीं हो रहा है। दो खास मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ। अंशुल श्रीकुंज जी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सरकार ये दिखाने में लगी है कि तीसरी लहर की भी तैयारी हमने कर ली है, जबकि पहली और दूसरी लहर में ही करीब 5,000 बच्चे कोरोना की चपेट में उत्तराखंड में आ गए। वहां पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। क्या आपको जो सरकार दावे कर रही है उस दावे में दम दिखाई दे रहा है? नहीं, देखिए, ये जिस प्रकार की आपदा आपातकाल का समय है, हमारी पार्टी ने हर संभव मदद का हाथ सरकार की तरफ बढ़ाया। जहां हमारी पार्टी की, हमारे जनप्रतिनिधियों की, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता हो, हमारी पूरी पार्टी सरकार के साथ है। लेकिन दुख तब होता है जब सरकार की बदइंतजामी दिखती है और जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये सरकार यहाँ कोरोना से जान गंवाने वालों को सम्मान से अंतिम संस्कार का भी अधिकार नहीं दे पा रही है। कोर्ट से आज फटकार पड़ी। कोर्ट ने आज भी सरकार से कई तीखे सवाल पूछे। कोर्ट ने वैक्सीन पॉलिसी के बारे में पूछा, कोर्ट ने तीसरी लहर की तैयारी के बारे में पूछा, ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में भी पूछा, और तो और जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग सरकार ने इस राज्य में कम कर दी है, उस पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए। मंत्री, सरकार के वरिष्ठ मंत्री सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, इनके विधायक उठा रहे हैं। इनके मंत्री और विधायक जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो उनको लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। तीसरी लहर की बात हो रही है, उसमें बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। पूरी दुनिया में उसकी तैयारी है। इस राज्य में ना NICU है, ना दवा है, ना थर्मामीटर है, कोई पूर्णकालिक एक विस्तृत सरकार के पास योजना नहीं है कोरोना से लड़ने के लिए। तो ऐसे में सवाल तो लाजमी हैं जो उठते हैं और उठते आ रहे हैं, लेकिन सरकार के पास उसका कोई जवाब नहीं है। ये बड़ी दुखद स्थिति है। सबसे बड़ा जो सवाल आज ये है, जो सरकार के मंत्री भी उठा रहे हैं, कि इस राज्य में ऐसी आपदा का सामना करने के लिए पूर्णकालिक स्वास्थ्य मंत्री तक नहीं सकते। तो ये जो समस्याएं हैं, इनको एड्रेस करेगा कौन? ये बड़े सवाल हैं, इनका जवाब सरकार को देना चाहिए। लेकिन अंशुल जी, सरकार के तो बड़े बड़े दावे हैं। वहां के खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम तो तीसरी लहर के लिए भी तैयार हैं, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तो देखिए, सरकार की तैयारियों की कड़ाई तो इस दूसरी लहर में ही सामने आ गई। जरा सी बरसात हुई आज और जो अस्थायी इन्होंने अस्पताल बनाए, वहाँ पानी भर गया है, जिसमें कोरोना मरीज भर्ती हैं। हरिद्वार की तस्वीरें आप सबने देखी। तो ऐसी स्थिति में सरकार के दावों में और हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। ये विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है। यहाँ जो पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामीण इलाके हैं, उनमें कोरोना ने दस्तक दे दी है। वहां से आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि ना वहाँ पैरासीटामोल जो प्राथमिक दवाई है वो तक उपलब्ध नहीं है, थर्मामीटर उपलब्ध नहीं है जिससे बुखार नापा जा सके। तो ऐसे में सरकार को तैयारी किस स्तर की करनी है, इससे आभास लग जाना चाहिए। और जो धरातल पर तैयारी दिख रही है उसमें, और मुख्यमंत्री जी और जो सचिव बैठे हैं सचिवालय में, उनके बयान में जमीन आसमान का अंतर है। और शायद इसीलिए आज माननीय उच्च न्यायालय को भी सरकार से तीखे सवाल पूछने पड़े। तो हमारे साथ
बीजेपी की नेता सुनीता विद्यार्थी जी जुड़ चुकी हैं। सुनीता जी, स्वागत है आपका। सरकार दावे तो बहुत कर रही है उत्तराखंड की, लेकिन धरातल पर हकीकत जो है वो काफी भयावह है। चलिए संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अंशुल श्री कुंजी, क्या ये सरकार सिर्फ वायदे कर रही है, दावे कर रही है, काम नहीं कर रही है? सिर्फ बातों से काम चल रहा है उत्तराखंड के अंदर? नहीं, देखिए, जिस तरह की परिस्थितियां आज पूरे देश में बनी है और उसके बाद जैसा हाल कोरोना को लेकर इस उत्तराखंड राज्य में हुआ है, ये रिकवरी के लिहाज से अगर देश भर के आंकड़ों पर आप नजर डालें तो निचले पायदान पर है। इसी तरह जो संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा है, उसमें भी हालात इस राज्य के कुछ बहुत अच्छे नहीं है और जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी बहुत हाई है, जिसकी वजह से लगातार चाहे वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो या चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ हो, यहाँ तक केंद्र सरकार को भी बार बार इस राज्य की सरकार को चेताना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी यदि सरकार एक मद में है, एक बुने हुए अपने ही सपनों में है कि हमारी तैयारी पूरी है, तो उससे तो भगवान बचाए। लेकिन दूसरी लहर जिसका हम सामना कर रहे हैं, उसमें भी बड़ी तादाद में जो 30 से 40 वर्ष के बीच इस आयु वर्ग के जो लोग हैं वो 24% संक्रमित हैं। ऐसे ही चलिए अंशुल जी, माफी के साथ रोकना चाहूंगा। सुनीता जी एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं। सुनीता जी, क्या सुन पा रही हैं आप? जी बिल्कुल सर। स्वागत है आपका टीवी अपडेट में। सुनीता जी, आपके विधायक जिनका घेराव जनता कर रही है, आपके मंत्री जो काफी जो थे वो गमशुदा थे, उनके आंसू भी निकले हरक सिंह रावत के। उनका कहना है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक नहीं हो पा रही हैं, लोगों की जान जा रही है, हम उन लोगों को देख रहे हैं किस तरह से इन चीज़ों को सहन करें। बावजूद इसके सरकार कह रही है कि हम तीसरी लहर तक के लिए तैयार हैं। मौत का आंकड़ा उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं कोरोना से। 5000 बच्चे कोरोना से प्रभावित हो गए, लेकिन तीसरी लहर के लिए वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। दूसरी लहर में तो व्यवस्थाएं हैं ही नहीं वहां पर। ये दावे कहां से किए जा रहे हैं? जी देखिए, राज्य सरकार जो है दूसरी वेव आने के बाद भी पूरी तरीके से धरातल पे उतरी है और बहुत सारे प्रयास राज्य सरकार द्वारा किए गए हैं जो हम सबके सामने हैं। और रही बात तीसरी लहर की, तो तीसरी लहर के लिए भी अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले भी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ है, जिसमें कि बाल रोग विशेषज्ञ और जितने भी हमारे बाल रोग से रिलेटेड जितने भी एक्सपर्ट हैं उनकी राय ली गई है। हर एक वार्ड में किस प्रकार से, हर एक हॉस्पिटल में कैसे कैसे हमने सुविधाएं देनी है, क्या क्या चीजें बच्चों के लिए, वार्ड निक्कू वार्ड हो गया या बच्चों से संबंधित जितनी भी चीजें सुनीता जी, 5000 बच्चे तो कोरोना से प्रभावित हो गए, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की सरकार ने? देखिए, बच्चों के लिए लगातार सरकार जो है कार्य कर रही है। हर एक हॉस्पिटल में 20-20 जो बेड है वो सुनिश्चित कर लिए गए हैं और जैसे जैसे जहां जहां जिस प्रकार से चुनौतियां सामने आ रही हैं उन पर उसी प्रकार से कार्य किया जा रहा है। और रही बात जो अभी कह रहे हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि जो है वो रो रहे हैं, तो वो मैं आपको थोड़ा सा संज्ञान में डालना चाहूंगी ये बात कि जब आप भी ये इतना वहाँ पे लाशों का अंबार देख रहे हैं और चीजें जो हैं वो ऐसा नहीं है संभाली नहीं जा रही हैं, सब चीजें दुरुस्त की हैं, सारी चीजें संभाली जा रही हैं, लेकिन जो चीजें हाथ में नहीं है और अगर उसमें अगर कोई व्यक्ति इमोशनल हो जाता है तो वो भी विपक्ष के लिए एक मुद्दा बन जाता है। तो मैं ये कहूंगी कि विपक्ष के तो आंसू है ही नहीं है। आप विपक्ष को छोड़ दीजिए, क्या विपक्ष को छोड़िए। सुनीता जी, आप खुद देखिए ग्रामीण इलाकों में क्या हाल है, उत्तराखंड के आंकड़े आप देखिए, छोटा सा राज्य है, वहां पर व्यवस्थाएं हो नहीं पा रही हैं। ऑक्सीजन, आप कह रहे हैं ऑक्सीजन मिल रही है, बेड कोरोना के हैं, लेकिन ऐसा धरातल पर नहीं है। जाके आप देखिएगा अस्पतालों में। जी देखिए, ऐसा हो रहा है सभी जगह पे। पहले तो स्थितियां एकदम से मैनेज नहीं हुई जो हम सबके सामने थी, तो उसमें हम कोई दो राय नहीं बोल सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, लेकिन अभी की आज की जो स्थिति है
वो ये है कि हर जगह प्रत्येक सुविधा दी जा रही है, सभी मरीजों को लाभ मिल रहा है, बेड मिल रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रही है, इंस्ट्रूमेंट्स जो उसमें ऑक्सीमीटर और वेपराइजर वगैरह जो अभी आई थी कंप्लेन की नहीं है, अभी कल ही एक ट्रक भेजा गया है भाजपाइयों के द्वारा। तो ऐसा नहीं है विपक्ष तो कुछ भी बोलता रहेगा, विपक्ष को तो खाली बातें करनी है, यहाँ पे बैठ के काम कुछ करना नहीं है, इनको धरातल पर और आरोप पे आरोप लगाते रहने हैं। ये बताएं जहाँ जहाँ पे कहीं पे अगर इनको लगता है कि यहाँ पे ये सुविधा के कमी हो रही है तो वहाँ हमें बताएं, हम उसमें दुरुस्त करें। लेकिन हर प्रकार की सुविधा दी जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं। रूरल एरिया में भी, गाँव में जहाँ तक हमारी जो मरीज थे जो वहाँ पे टेस्टिंग में प्रॉब्लम हो रहा था वो भी अब दुरुस्त की जा रही है। लगातार टेस्टिंग के भी वहाँ माध्यम बनाए गए हैं और अब लेकिन सुनीता जी, जब पहली लहर आई थी और दूसरी लहर का खतरा था और जब बार बार चेतावनी दी जा रही थी तो क्या तैयारी की गई? ना तो राज्य सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन की तैयारी, डॉक्टर उत्तराखंड में कम है, ना तो डॉक्टरों की वो व्यवस्था की गई। सभी डॉक्टर्स की देखिए अब कोई कमी नहीं है, पहले थी लेकिन उसके बाद इतनी भर्तियां हुई हैं डॉक्टर्स की, प्रत्येक जिले में हर एक डॉक्टर्स की, स्टाफ की, सब जगह सारी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि पानी आ गया तो भैया स्थायी हॉस्पिटल बनाए गए हैं और ऐसी चुनौतियां तो आती रहेंगी, तो इनसे थोड़ी ना घबरा के घर बैठ जाएंगे कांग्रेस की तरह। कांग्रेस वालों को तो बस मुसीबतें दिखती है, सॉल्यूशन कुछ नहीं दिखाई देता इन लोगों को। और ये देखना है कि कैसे हम भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करें, किस प्रकार से हम कौन सा एजेंडा। नहीं तो सुनीता जी, आप ये कह रही हैं, चलिए कांग्रेस की बात छोड़िए, आप विपक्ष की बात छोड़िए, तो आपका कहना है कि उत्तराखंड में सब कुछ ठीक चल रहा है, सबको बेड मिल रहे हैं, सबके वैक्सीनेशन हो रही है, सबको वैक्सीनेशन हो रही है, कोरोना वालों का इलाज सबका हो रहा है। जो रिपोर्ट आ रही है, जो हमारे रिपोर्टर्स भेज रहे हैं, संवाददाता, वो सब झूठ है, वो सब गलत है। ग्रामीण इलाकों से जो रिपोर्ट आ रही है वो सब गलत है। भाई साहब सुनिए, जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, जितना खेप जिन जिलों को गया है वहाँ पे प्रॉपर तरीके से हो रहा है। अभी जो कमी आ रही है वैक्सीनेशन इंजेक्शन की, तो वो अभी उसके लिए लगातार संपर्क किए हुए हैं, लगातार हमारे जो है वो इसमें स्वास्थ्य विभाग के लोग जो है संपर्क में है, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, प्रबंध किए जा रहे हैं। और जनता जो है बिल्कुल त्राहिमाम ना करें, प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेशन होगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि घबराएं ना बिल्कुल भी और पैनिक ना करें, क्योंकि किसी के भ्रमित करने से लोग नहीं घबरा रहे हैं सुनीता जी, लोग नहीं घबरा रहे हैं, लेकिन सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है उसको देखते हुए लोग जरूर घबरा रहे हैं कि सरकार संजीदगी से अगर काम करती, पूरी मुस्तैदी के साथ लगी सरकार हुई है, अगर संजीदगी से काम करती, सरकार वक्त रहते अगर करती, बहुत टाइम मिल गया था पहली लहर से दूसरी लहर में, लेकिन वहाँ काम नहीं। अंशुल जी, क्या ऐसा तो नहीं? अंशुल जी, सुनीता जी, आपने बड़े सवाल खड़े कर दिए विपक्ष को ऊपर, मैं जवाब लेता हूँ। अंशुल जी, क्या विपक्ष को मौका चाहिए सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार की खिंचाई करने के लिए, सुनीता जी कह रही हैं? नहीं, देखिए, मैंने तो आपसे पहले ही कहा, तब तक हमारी सम्मानित साथी शायद इस चर्चा में जुड़ी नहीं थी। मैंने पहले ही कहा कि हमारी पार्टी ने सरकार को सहयोग का हाथ पहले ही बढ़ा दिया, लेकिन अब वो सरकार के ऊपर है कि सरकार को, विपक्ष को क्या करना है? कहाँ अंशुल जी, सब सरकार को करना है, विपक्ष को तो कुछ करना नहीं है। आपका सहयोग, धरातल पे अपने ऑफिस को सेंटर बनाया, कोविड केयर सेंटर, वैसा अगर आप पहले करते तो बात थी। ऐसे हाथ बढ़ाना और ऊपर से बातें करने से तो कुछ नहीं होता। लोग आज देखिए डिजिटलाइजेशन है, लोग हर चीज गूगल करते हैं, हर चीज देखते हैं। अब वो जमाने गए कि यहाँ पे एक डायलॉग मारा कांग्रेस ने और भी बहुत। सुनीता जी आऊंगा, मैं फिर आऊंगा अंशुल जी की बात से। अंशुल जी, जिसका मरीज, जिसका परिजन ऑक्सीजन के अभाव में हो, उसको सांस ना आ रही हो, उससे हमारी भाजपा की मित्र अपेक्षा कर रही है कि वो गूगल करेगा, सरकारी व्यवस्था देखेगा। वही हम तो ये कह रहे हैं कि आप हौसले की उम्मीद करना। जरा पूरा मैं पूरी कर लूँ बात, फिर मैं धैर्य से। सुनीता जी फिर जवाब देना, आप अंशुल जी की बात पूरी होगी, मैं धैर्य से सुनूँ। अंशुल जी, जिसको इलाज ना मिल रहा हो, जिसको ऑक्सीजन की किल्लत झेलनी पड़ी हो, या सरकार की अव्यवस्था में जिसके परिजन को अपनी जान गंवानी पड़ी हो, उससे हमारे भाजपा के मित्र ये अपेक्षा करें कि वो पैनिक ना हो, घबराए ना, तो ये तो बड़ा आश्चर्यजनक बात है। जहां तक बात टेस्टिंग की है, मैंने पहले ही कहा कि आज से पहले की बात छोड़ दीजिए, आज ही हाई कोर्ट ने जो स्वास्थ्य सचिव है उनसे टेस्टिंग कम होने को लेकर तीखे सवाल पूछे और हाई कोर्ट ने अपने आंकड़े उनके सामने रखे।
तो ये जो मिसमैनेजमेंट है जिसका अभी जिक्र हमारी सम्मानित साथी ने भी किया, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार ने कोविड को लेके कोई टास्क फोर्स बनाई थी? कितने अंतराल पर उसकी बैठक हुई थी? क्या सेकेंड वेव से पहले उसकी बैठक हुई? क्या थर्ड वेव की तैयारियों के लिए उसकी बैठक हुई? एक नई आपदा एक प्रदेश झेल रहा है ब्लैक फंगस के रूप में, क्या उसको लेकर जो एक कमेटी से रिपोर्ट मांगी गई थी वो रिपोर्ट आ गई है? या ऐसे आपातकाल में भी रिपोर्ट में सप्ताह लगेंगे, हफ्ते लगेंगे? ये कई सवाल हैं जिसके जवाब सरकार को देने ही हैं। सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस को तो आपके पास सरकारी सारे साधन हैं, यंत्र हैं, आपकी सबसे संसाधन संपन्न पार्टी है। कांग्रेस से तो आप बाद में लड़ देना, लेकिन इस आपदा से, इस महामारी से जो नए नए रूप रोज लेकर आ रही है और जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो हमारे नौनिहाल है, जो हमारा भविष्य है, अब अगला चरण उनके लिए खतरा लेकर आ रहा है, उसकी तैयारी के लिए आज की तारीख में आपके पास इतने संसाधन नहीं है। और हम इसलिए चेता रहे हैं कि समय रहते आप उन तैयारियों को कर सकें। लेकिन दुख इस बात का होता है कि वो जो सवाल हम उठा रहे हैं, सुझाव हम दे रहे हैं, उनको आप अगर आलोचना की दृष्टि से देखेंगे और केवल उसको इसलिए नकार देंगे कि वो कांग्रेस दे रही है, कि कांग्रेस आपकी प्रतिपक्षी है, तो उससे न तो इस राज्य का भला होगा ना आपका भला होगा। सुनीता जी, विपक्ष जो सवाल उठाता है, जो कमियां बताता है, तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो राजनीति कर रहे हैं? आप जो सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष, उसको समझना भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भाई साहब, हम ये बताना चाहते हैं कि इनकी तरफ से जब जब जो भी सुझाव आता है उस पे जरूर मंथन होता है, लेकिन अगर इन लोगों को ये लगता है कि सिर्फ हमारे सुझावों पे ही राज्य सरकार काम कर रही है या राज्य सरकार हम चला रहे हैं तब जाके ये काम कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल अपने एक्सपर्ट्स की राय पे कीजिए। नहीं, एक्सपर्ट की राय नहीं चाहिए। अभी आप कह रहे हैं तीसरी लहर के लिए इनकी क्या, आप तीसरी लहर छोड़िए सुनीता जी, कहाँ तीसरी लहर की बात कर रही हैं आप दूसरी लहर में सही सुविधाएं, सही इलाज दे दीजिए। तीसरी लहर की बात छोड़िए आप दूसरी लहर में, दूसरी वेव चली हुई है उसमें भी हर एक प्रकार से सुविधाएं दी जा रही हैं। हर एक हॉस्पिटलों को प्रभारी हर जिले में बना दिए गए हैं। वो लगातार संपर्क में है मरीजों के और जनता के सब प्रकार से सुविधाएं दी जा रही हैं। जहाँ पे जिस चीज की कमी लग रही है वहाँ पे तुरंत उसको मुहैया भी करवाया जा रहा है और जनता पूरे तरीके से संतुष्ट है। जनता को ऑक्सीजन की जहाँ पे पीछे त्राहिमाम हो रखा था, अब वो भी समस्या खत्म है। हमारे पास ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है। लोगों को अनभिज्ञता के कारण जो चीजों का सामना करना पड़ा और तो अब वो उन चीजों पे भी कंट्रोल किया गया है। लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, समन्वयक बनाए गए हैं और लगातार वो सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। दूसरी बात, पैनिक करने की जो बात है वो बिल्कुल आप पैनिक करते हैं, क्योंकि आप जहाँ पे चीजें सही हो जाती हैं वहाँ पे फिर से मुद्दे लेकर आ जाते हैं। अरे भाई, मुद्दे वो लाइए जिनसे जनता का भला हो रहा है। आप तो कह रहे हैं यहाँ पे ये भी नहीं है, वहाँ पे वो भी नहीं है, यहाँ पे ये मौत कैसे हो गई, वो कैसे हो गई। अरे भाई, डॉक्टर्स बैठे हैं, स्टाफ बैठा है, हर प्रकार की सुविधा दी जा रही है, उसके बाद भी लगातार राज्य सरकार जो है कंट्रोल कर रही है, लगातार कंट्रोल कर रही है। आपने देखा सुनीता जी, कंट्रोल तो ही नहीं हो रहा है। आप ग्रामीण इलाकों में देखिए, हालात बहुत ज्यादा खराब है, भयावह स्थिति है, आप उसको नकार नहीं सकते। देखिए, आप जो है नजरें फेर नहीं सकते, उसको नकार नहीं सकते। कह रहे हैं ग्रामीण इलाकों में जिस प्रकार से सुविधाएं रहती हैं उनको देखते हुए चिंताजनक है चीजें, और लगातार वहाँ पे हमारे सारे जनप्रतिनिधि संपर्क बनाए हुए हैं। प्रत्येक लोगों को, जितने भी जनप्रतिनिधि उनको बोला गया है कि अपने क्षेत्रों में रहें, वहाँ के लोगों की बात सुने, वहाँ किस प्रकार की क्या कमी हो रही है उसको देखें और लोगों को हर प्रकार से सुविधा देने का प्रयास करें। तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी, कैबिनेट मिनिस्टर जो उन्होंने प्रभारी बनाए हैं और लगातार जो बाकी समन्वयक बनाए गए हैं, लगातार संपर्क में। और आप आए दिन देख भी रहे होंगे कि कैसे लोगों को जब अव्यवस्था दिख रही है तो हड़काया भी जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई अगर अमुक व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो वो उनको वहां पे बख्श दिया जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि हम आज हमारे लिए जनता सर्वोपरि है, उनकी जान बचानी ज्यादा जरूरी है और पूरी मुस्तैदी के साथ
राज्य सरकार कार्य कर रही है, कांग्रेस उसमें सहयोग करे, रेदर देन कि वो हमेशा कमियां निकालते रहें और कमियों का ही बखेड़ा दिखाते रहें, तो वो नहीं चलेगा। आप लोग भी मदद करें, आप भी सहयोग करें, और इस वक्त जनता को इस महामारी से छुटकारा दिलाने का समय है, राजनीति करने का समय बिल्कुल नहीं है। अंशुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं बड़ा आश्चर्य मान रहा हूँ कि हमारी भाजपा की सम्मानित साथी तो ऐसे नहीं, आप बता रही हैं बीजेपी के जैसे चश्मे से जनता को- देखेंगे तो अंशुल जी आपको सब कुछ ठीक दिखाई देगा। मुझे तो आपको आश्चर्य नहीं इस बात लगेगा का कि हो रहा है। कहीं कोरोना के मरीजों को आप इलाज नहीं मिल रहा है, बताइए, आपको नहीं लगेगा कि हॉस्पिटल में 5000 बच्चे हॉस्पिटल में- बीमार पड़ गए, आपको लगेगा सबकी टेस्टिंग हो रही है, सबके वैक्सीनेशन हो रहा है। लेकिन जब आप जाके ग्रामीण इलाकों में देखेंगे तो हालात बिल्कुल उलट होंगे। इनके मंत्री खुद रुवासु इस व्यवस्था को लेकर, लेकिन सुनीता जी को सही दिख रहा। सुनीता जी, उत्तराखंड के लोग जब आपको देखते होंगे अभी ग्रामीण इलाके में, तो क्या कहते होंगे कि आप ईमानदारी से बातों को नहीं रख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल रख रहे हैं। उत्तराखंड के लोग, ग्रामीण इलाके के भी, शहर के भी, सभी लोग देखिए जहाँ पे जो कमियां आ रही हैं तुरंत अवगत कराया जा रहा है, तुरंत अंशुल जी कुछ कह रहे हैं? अंशुल जी, वक्त की कमी आप नहीं, मैं तो जो धरातल की स्थिति है वो आपके माध्यम से सरकार के और सरकार चलाने वाला जो तंत्र है, जिसको आजकल भाजपा सिस्टम कहती है, मैं उसके सामने रखना चाहता हूँ। जो अस्पताल हैं, जो निजी अस्पताल हैं, उनमें इस तरह लूट है कि आदमी के इलाज कराने में घर खाली हो गए। मुख्यमंत्री जी और तमाम सरकारी तंत्र ये बयान देता है कि आयुष्मान योजना है या मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसके तहत इलाज किया जाएगा, लेकिन क्या सरकार ने कोई ये जानने की कोशिश की, कोई आंकड़ा जुटाया कि कितने लोगों को इन जो सरकारी बीमा योजना है इसके तहत इलाज मिला, कि कितने लोग इस राज्य के जो मध्यम वर्ग में आते थे वो इलाज कराने के बाद आज गरीबी रेखा से नीचे की स्थिति में आ गए। लाखों रुपए का बिल बन रहा है लोगों का इलाज के लिए, और सरकार के प्रतिनिधि टीवी पर बैठकर कहते हैं सब ठीक है। बिल्कुल मोटा खर्चा करने के बाद भी कोरोना की जद में आए लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, लेकिन सरकार के चश्मे से आप देखें तो सब कुछ आपको ठीक लगेगा। अंशुल जी, सुनीता जी, वक्त की कमी है, अंशुल जी माफी के साथ रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। सच्चाई यह है कि उत्तराखंड में भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बच्चे कोरोना की जद में आ रहे हैं, परिवार वाले काफ़ी फिक्रमंद हैं, लेकिन सरकार संजीदगी से उत्तराखंड के अंदर काम नहीं कर रही है। सिर्फ सरकार ये कहने में लगी कि तीसरी लहर के लिए हम तैयार हैं, जबकि सच्चाई ये है कि दूसरी लहर में बीमार पड़े लोगों को भी इलाज नहीं मिल पा रहा है। खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।